गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग फार्मेकोथेरेप्टिक सब्जेक्ट में ही नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं एंड हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर का मतलब डिसीजेस रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में मतलब पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पे दिया है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। देन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इंक्लूड, तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में वन हाइपरटेंशन है, सेकंड इश्चेमिक हार्ट डिसीज, तो जो अंजाना पेक्टोरिस है वो इसी में आता है। इश्चेमिक हार्ट डिसीज में ही अंजाना पेक्टोरिस कवर होता है। अंजाना पेक्टोरिस के अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन वो भी इश्चेमिक हार्ट डिसीज है। देन हाइपरलिपिडेमिया, तो ये जो हाइपरलिपिडेमिया है इसको अभी लेटेस्ट में डिसलिपिडेमिया कहा जाता है। हाइपरलिपिडेमिया इज नोन एज डिसलिपिडेमिया। देन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर एंड कार्डियक अरिथमिया। अभी हम आते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में फर्स्ट हाइपरटेंशन के ऊपर। तो व्हाट इज हाइपरटेंशन, क्या है हाइपरटेंशन? Systolic blood pressure is greater than 140 mmHg and diastolic blood pressure is greater than 90 mmHg is called as hypertension. वेरी गुड, सही डेफिनेशन बताइए आपने। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg के ऊपर होना एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg के ऊपर होना, दैट इज द हाइपरटेंशन। ये जो डेफिनेशन है मतलब और कुछ बुक्स है, मतलब जो डिफरेंट बुक्स है तो वहाँ पे हाइपरटेंशन की कुछ अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि अभी आपने ये एक डेफिनेशन बताया कि ब्लड प्रेशर 140 mmHg एंड 90 mmHg के ऊपर जाना। ठीक है, देन कुछ बुक्स में ऐसा भी मेंशन किया गया है कि हाइपरटेंशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज abnormal high blood pressure, abnormally high blood pressure more than 120/80 mmHg in the arteries, ऐसा भी बताया गया है। ठीक है, more than 120/80 mmHg in the arteries. Hypertension can be classified as, classification of hypertension. So hypertension के क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स के हाइपरटेंशन है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन ऑल्सो नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब क्या बता सकते हो? व्हाट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन? Genetic history, family history cause hypertension is called as primary hypertension. नहीं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है आपका। देखिए, प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें पता नहीं है कि हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, मतलब उसका इटियोलॉजी, उसका कॉज पता नहीं रहता है। ठीक है, हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है, इसका रीज़न, इसका कॉज, इसका कारण जब हमें पता नहीं होता है तो उसे कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन। और जब हमें पता है कि हाइपरटेंशन किस वजह से है, उसका कारण पता है, तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अभी सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर किसी का किडनी फेल हो जाता है, ओके, अगर किडनी फेल होता है तो किडनी फेल होने की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, तो दैट इज द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इनिशियली हाइपरटेंशन इज असिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक बोला गया है, दैट इज साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। जब आप डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए जाते हो किसी और प्रॉब्लम के लिए, और डॉक्टर जब आपका बीपी चेक करता है तब पता चलता है कि आपको हाइपरटेंशन है। अदरवाइज अगर किसी को हाइपरटेंशन है 190 है, 200 है, 210 है, तो पता चलता ही नहीं है कि हाइपरटेंशन है, वो असिम्टोमेटिक होता है, उसका कोई सिम्टम नहीं होता है। देन नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो बताइए कि ये नॉन फार्मेकोलॉजिकल जो वर्ड है, सो व्हाट डज इट मीन? नॉन फार्मेकोलॉजिकल का मतलब क्या है? नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब क्या? मीन्स प्रिकॉशंस और जो हम लोग घर पे कर सकते हैं वो डिसीज को कवर करने के लिए। तो देखिए, जो घर पे कर सकते हैं वो तो ठीक है, उसमें और भी बातें ऐड होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे फार्मेकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड नॉन फार्मेकोलॉजिकल मीन्स विदाउट ड्रग। ओके, सो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विदाउट यूजिंग ड्रग। कोई भी ड्रग का इस्तेमाल न करते हुए जब हम किसी डिसीज की ट्रीटमेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज नॉन फार्मेकोलॉजिकल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिसीज की तरफ हम जाते हैं
दैट इज इश्चेमिक हार्ट डिसीज, इश्चेमिक हार्ट डिसीज। तो व्हाट इज इश्चेमिया, क्या मतलब है इश्चेमिया का? Inadequate supply of blood to the heart. यस, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट। अब एक्चुअली इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड बोलने के बजाय हम बोल सकते हैं इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली ब्लड सप्लाई होता है तो उसमें मेनली ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और यदि हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन यदि मिलता नहीं है तो दैट इज नोन एज इश्चेमिया। मतलब देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के डिमांड में और सप्लाई में यदि इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो दैट इज इश्चेमिया। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में इश्चेमिया हो सकता है। यदि ब्रेन में इश्चेमिया होता है, ब्रेन में इश्चेमिया होता है तो दैट इज द स्ट्रोक, वो स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, सो इश्चेमिया दैट इज इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन न मिलना, दैट इज द इश्चेमिया। अब ऑक्सीजन सप्लाई क्यों बंद हो सकता है या क्यों कम हो सकता है? तो ऑक्सीजन सप्लाई मेनली ब्लड के थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। यदि किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, और यदि ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है तो दैट इज द इश्चेमिया। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन है, इश्चेमिया इज अ कंडीशन in which there is an inadequate supply of blood and oxygen to a portion of the myocardium, ठीक है, हार्ट मसल्स। नाउ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ इश्चेमिक हार्ट डिसीज आर, अब मैनिफेस्टेशंस बोला है मतलब इश्चेमिक हार्ट डिसीज में कौन से डिसीज कवर होते हैं, या यदि हार्ट में इश्चेमिया हो जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे। ओके, मैनिफेस्टेशंस ऑफ इश्चेमिक हार्ट डिसीज का मतलब यदि हार्ट में इश्चेमिया हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे। तो उसके रिजल्ट्स होंगे अंजाइना, फर्स्ट अंजाइना, सेकंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ACS। अब अंजाइना में कितने टाइप्स के अंजाइना हो सकते हैं? तो अंजाइना में फर्स्ट वन इज स्टेबल एक्सर्शनल अंजाइना, स्टेबल एक्सर्शनल अंजाइना आल्सो नोन एज क्लासिकल अंजाइना। आपको ये सभी नाम याद रखना है, स्टेबल अंजाइना, एक्सर्शनल अंजाइना एंड क्लासिकल अंजाइना, ये तीनों भी नाम याद रखना है आपको। Then microvascular angina, okay, microvascular, and then variant also known as Prinzmetal, also known as vasospastic angina, तीनों भी एक ही है। ठीक है, वेरिएंट, प्रिज्मेटल, vasospastic angina, तीनों भी एक ही है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इसका डिटेल्स हम आगे देखेंगे। देन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? एक्यूट शब्द जो है कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इसका मतलब क्या है एक्यूट का? For the small period. Yes, Diseases for the small period. Yes, कम समय में डेवलप होने वाला या अचानक से होने वाला, हम बोलते हैं अचानक से हो गया। कई बार हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, अचानक से हो गया। हार्ट अटैक आया, अचानक से आया, अचानक से डेथ हो गई है, सडन डेथ हो गई, सडन अचानक से, शॉर्ट पीरियड में, कम समय में शॉर्ट पीरियड में अचानक से सडनली यदि कोई डिसीज डेवलप हो जाता है, कोई डिसऑर्डर होता है, कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है, तो डेट इज एक्यूट, उसे कहते हैं एक्यूट। एंड देन क्रोनिक वर्ड भी आपने सुना होगा। तो क्रोनिक का क्या मतलब है? लॉन्ग पीरियड। यस, लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए। ठीक है, दैट इज क्रोनिक। तो यहाँ पे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो जनरली जो हार्ट अटैक्स होते हैं, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है इमीडिएटली विद इन 30 सेकंड्स। अटैक आया और 30 सेकंड में पेशेंट की डेथ हो गई। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि कोई पेशेंट, मतलब कोई व्यक्ति स्टेज पे है, स्टेज पे स्पीच कर रहा है और स्पीच देते देते ही उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है, कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, 30 सेकंड्स में डेथ हो जाती है। तो जो हार्ट अटैक होते हैं तो ये आते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ACS। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के जो टाइप्स है एज पर सीरियसनेस, जो सिविरिटी है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की जो सिविरिटी है, सिविरिटी के हिसाब से उसके टाइप्स है। फर्स्ट अनस्टेबल अंजाइना, शॉर्ट फॉर्म है UA। देन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब होता है AMI, मतलब शॉर्ट फॉर्म AMI है। एंड इसके जो टाइप्स है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, इसमें फर्स्ट है नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI, NSTEMI, फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, NSTEMI का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। NSTEMI का मतलब फुल फॉर्म है नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI। एंड सेकंड है ST सेगमेंट एलिवेशन MI, STEMI।
तो एन स्टेमी और स्टेमी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एम आई, तो यहाँ पे एसटी सेगमेंट क्या होता है? एसटी सेगमेंट, तो आप सभी ने ईसीजी देखा होगा, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो ईसीजी में वेव्स होती है पी क्यू आर एस टी। ओके, ईसीजी में पी क्यू आर एस टी वेव्स होती है। तो ईसीजी आप एक बार देख लीजिए, तो ईसीजी में आपको पी क्यू आर एस टी दिखाई देगा। तो उसमें जो एस टी सेगमेंट होता है, एस टी एक लाइन होती है, एस और टी लाइन होती है, दो पॉइंट्स के बीच में, एस और टी के बीच में, दैट इज एस टी सेगमेंट। तो जब इस पे किसी पेशेंट को यदि अंजाइनल अटैक आ जाता है और उसका अगर हम ईसीजी निकालते हैं और ईसीजी में जो एसटी सेगमेंट है, जो एसटी लाइन है, वो अगर एलिवेट नहीं होती है तो दैट इज एन स्टेमी, और यदि वो एलिवेट हो जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, तो दैट इज स्टेमी। ओके, अब ये जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में और डिटेल हम आगे देखेंगे। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग एमसीक्यू पे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। द अंजाइना विच इज यूजुअली प्रोवोक बाय फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस इज, so options are, option A stable angina, option B unstable angina, option C microvascular angina, and option D Prinzmetal's angina. So what is the correct answer? A, stable angina. Yes, stable angina. This is the correct answer, and this is provoked by physical exertion or emotional stress. ठीक है, ये जो Prinzmetal angina है, इसका सेकंड नेम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज, बता सकते हो? तो इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोस्पास्टिक अंजाइना, वैसोस्पास्टिक। देन अनस्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना किसके अंडर में आता है? तो इट इज एसीएस, ठीक है, एसीएस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आता है। ओके, देन नेक्स्ट एमसीक्यू, the measure of myocardial oxygen consumption is, option A blood pressure, option B angina index, option C pulse rate, option D heart rate. B, angina index. Very good. So angina index is the measure of myocardial oxygen consumption, मतलब हार्ट में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है उसको मेजर करने के लिए अंजाइना इंडेक्स ये कंसेप्ट यूज की जाती है। देन नेक्स्ट, अंजाइना इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो अंजाइना इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए अंजाइना इंडेक्स इज हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बी अंजाइना इंडेक्स इक्वल्स टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सी अंजाइना इंडेक्स इक्वल्स टू पल्स रेट इनटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड डी अंजाइना इंडेक्स इक्वल्स टू पल्स रेट मल्टीप्लाइड बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? A, heart rate into systolic BP. Yes, correct. So angina index is equals to heart rate multiplied by systolic blood pressure. This is the correct answer. Okay. Then next question. These angina attacks are unpredictable and almost always occur at rest or during sleep. तो कौन सा अंजाना है बताइए? ऑप्शन ए स्टेबल अंजाना, ऑप्शन बी क्लासिकल अंजाना, ऑप्शन सी कार्डियक सिंड्रोम एक्स, एंड ऑप्शन डी प्रिंसमेटल्स अंजाना। तो अनप्रेडिक्टेबल होता है एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर्स एट रेस्ट और ड्यूरिंग स्लीप। कौन सा अंजाना है इसमें से? D, डी प्रिंसमेटल्स अंजाना, करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रिंसमेटल्स मतलब वैसोस्पास्टिक अंजाना। और ये वैसोस्पास्टिक अंजाना क्यों होता है? क्या रीजन है इसका? क्या कारण हो सकता है? तो कारण इज स्पाज्म ऑफ एपिकार्डियल आर्टरीज। जो भी लार्ज आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरी है, यदि उस आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है तो स्पाज्म की वजह से जो अंजाना होता है दैट इज प्रिंसमेटल अंजाना और वैसोस्पास्टिक अंजाना। क्लासिकल अंजाना मतलब कौन सा अंजाना? क्लासिकल अंजाना कौन सा है, क्या मतलब है इसका? तो क्लासिकल अंजाना मतलब ही स्टेबल अंजाना है, दोनों भी एक ही है। स्टेबल अंजाना एंड क्लासिकल अंजाना आर सेम। एंड व्हाट इज कार्डियक सिंड्रोम एक्स? ये क्या है?
cardiac syndrome X? Microvascular. Yes, it is microvascular angina. Correct. Okay. Then next question. Crescendo angina is option A stable angina, option B classical angina, option C cardiac syndrome X, option D unstable angina. So which one is crescendo angina? Unstable. Very good. So unstable angina is crescendo angina. इसे crescendo क्यों कहा जाता है? उसके सिम्टम्स कम ज्यादा होते हैं, लाइक मून. यस, लाइक मून. मतलब जो उसका पेन है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, एक पिक पे जाएगा और पिक पे जाने के बाद फिर से धीरे धीरे कम होते जाएगा. देन नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ स्टेमी. एन स्टेमी इज एन स्टेमी. ठीक है. तो ऑप्शन ए नेटिव एसटी सिगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी नॉन एसटी सिगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी नल एसटी सिगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंड डी नेटिव एसटी सेक्शन एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन. सो क्या है इसमें से करेक्ट आंसर? एन स्टेमी. बी, नॉन एसटी सिगमेंट एलिवेटेड. Yes, non-ST segment elevation myocardial infarction. This is the correct answer. Okay. Then next question. In which of the following condition biochemical markers of ischemia appear in blood? तो बायोकेमिकल मार्कर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है. तो ये जो कंडीशंस है, जैसे ऑप्शन ए स्टेबल अंजाइना, ऑप्शन बी प्रिंजमेटल्स अंजाइना, ऑप्शन सी अनस्टेबल अंजाइना एंड ऑप्शन डी एनेस्टेमी. तो इसमें से कौन से कंडीशन में बायो में केमिकल मार्कर्स अंजाइना के ब्लड में दिखाई देते हैं, मतलब उनकी लेवल बढ़ जाती है? कौन सी कंडीशन में? डी. डी करेक्ट, एनेस्टेमी. ठीक है, एनेस्टेमी में बढ़ जाती है बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ अंजाइना की लेवल. ठीक है. अभी हमने देखा था कि जो अनस्टेबल अंजाइना है उसमें भी बायोकेमिकल मार्कर्स दिखाई नहीं देते हैं, प्रिंस मेटल्स और स्टेबल में भी दिखाई नहीं देते हैं. जब नेक्रोसिस होगा, डेथ ऑफ द कार्डियक मसल्स होगी, तो ही जो बायोकेमिकल मार्कर्स है उनकी लेवल बढ़ती है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो द कंडीशन इन विच देयर इज एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन to a portion of the myocardium is known as option A anemia, option B ischemia, option C toxemia, option D septicemia. Ischemia. Yes, correct, ischemia. Okay, insufficient supply of oxygen या inadequate supply of oxygen is ischemia. तो बॉडी के किसी भी पार्ट में यदि ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो दैट इज द ischemia. Okay. Then what is anemia? What is anemia? Anemia क्या है? Lack of RBC or low count of HB. Yes, low count of RBC, low count of hemoglobin. या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाना, उसे भी एनीमिया कहा जाएगा. क्योंकि अल्टीमेटली आरबीसी कम होता है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या कम होता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है ब्लड का. ठीक है. So anemia, we can say that decrease in oxygen carrying capacity of blood is anemia. ठीक है. Then next is angina where there is no coronary artery blockage is option A classical angina, option B stable angina, option C microvascular angina, option D unstable angina. तो इसमें से कौन से angina में coronary artery blockage नहीं होता है? So it is microvascular. Option C microvascular. Microvascular angina में जो एपिथेलियम होती है या माइक्रो ब्लड वेसल्स होती है उसका डिसफंक्शनिंग हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम होता है. ठीक है. यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से या अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या ब्लॉकेजेस होने की वजह से ब्लड वेसल्स में अंजाना नहीं होता है. ठीक है. बाकी क्लासिकल अंजाना और स्टेबल अंजाना सेम मीनिंग है और अनस्टेबल अंजाना ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आता है. ठीक है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइपरटेंशन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन एंड और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन. तो ऑप्शन ए 120 mmHg, 80 mmHg, 130 mmHg, 90 mmHg, ऑप्शन सी
140 mmHg and 90 mmHg, and option D 140 mmHg and 80 mmHg. So what is the correct answer? C. C. Very good. So blood pressure greater than, मतलब systolic blood pressure greater than 140 mmHg and diastolic greater than 90 mm of Hg is hypertension. ठीक है. What is blood pressure? Blood pressure क्या होता है? What is blood pressure? Blood pressure Pressure means of blood exert on blood arteries. हाँ, प्रेशर ऑफ द ब्लड. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द ब्लड का मतलब ये होगा कि लैटरल प्रेशर exerted by the flow of blood on the walls of the artery. ठीक है, लैटरल प्रेशर मतलब साइड से वो प्रेशर क्रिएट करता है वॉल्स ऑफ द आर्टरीज पे ड्यूरिंग फ्लो. ब्लड जब फ्लो होता है तो फ्लो के वजह से आर्टरीज की वॉल पे जो लैटरल प्रेशर आता है दैट इज द ब्लड प्रेशर. ओके, देन नेक्स्ट हाइपरलिपिडेमिया. तो ये हमारा आज हुआ नहीं है, ये हम लोग कल देखेंगे ये एमसीक्यू को, हाइपरलिपिडेमिया को, लिपिड लोअरिंग कल देखेंगे. हाँ, नाउ 13 नंबर का क्वेश्चन. द हाइपरटेंशन ऑफ विच कॉज इज अननोन इज primary. यस, प्राइमरी हाइपरटेंशन. ओके, हाँ, तो कॉज अननोन है तो दैट इज प्राइमरी. तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए और क्या सेकंड नेम है, क्या कहा जाता है उसे? और Essential hypertension. Essential. करेक्ट, प्राइमरी हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इटियोपैथोजेनेसिस? सो इटियोपैथोजेनेसिस जो है उसमें 3 वर्ड आते हैं, इटियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेसिस. इटियोलॉजी का क्या मतलब बताया था मैंने? Causes. हाँ, Causes. यस, कॉजेस ऑफ डिसीजेस, राइट. एंड पैथोलॉजी? Pathology means development or हाँ, इट इज स्टडी ऑफ डिसीजेस. yes. So what is etiopathogenesis? Option A, and development of a disease or abnormal condition. Option B, the development of symptoms of a disease. Option C, the cause, development and treatment of a disease. And option D, disease occurring due to gene mutations. Option A. Yes, option A is the correct answer. ठीक है, ऑप्शन ए मतलब कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज और एबनॉर्मल कंडीशन. और ये एक फार्मेकोथेरेपेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि आपको सभी डिसीज, जितने भी आपको फार्मेकोथेरेपेटिक्स में डिसीज दिए उसका इटियोपैथोजेनेसिस आपको स्टडी करना है, राइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड नॉन फार्मेकोलॉजिकल, दैट मीन्स विदाउट ड्रग. So option A, reduced dietary sodium intake. Option B, reduced dietary potassium intake. Option C, dietary vitamins intake. And option D, reduced dietary magnesium intake. A. Yeah, right. Reduced dietary sodium intake. तो अगर सोडियम हमारे डाइट में बढ़ता है, ठीक है, सॉल्ट, नमक यदि बढ़ता है तो उसका और ब्लड प्रेशर का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? So contraction of the vessels. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेसल्स, ब्लड नमक के वजह से नहीं, ये रीजन नहीं है उसका. देखिए क्या होता है, जब हम नमक बढ़ाते हैं, सॉल्ट हम लोग खाने में बढ़ाते हैं तो सोडियम का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में. एंड जो हमारी किडनी है, नेफ्रॉन्स जो है, तो किडनी में से जब सोडियम का लॉस होने लगता है तो जो नेफ्रॉन्स है वो सोडियम का लॉस होने नहीं देते हैं, लॉस ऑफ सोडियम को प्रिवेंट करते हैं. 100% सोडियम को एब्जॉर्ब करने की, रिटेन करने की कोशिश करते हैं. नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन्स, किडनी क्या करती है, तो 100% सोडियम को रिटेन करने की कोशिश करती है, सोडियम को लॉस नहीं होने देती. और जब सोडियम को 100% रिटेन किया जाता है, मतलब जितना भी सोडियम ब्लड में है उतना पूरा सोडियम यदि रीअब्जॉर्ब हो रहा है नेफ्रॉन में से, तो सोडियम के साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, सोडियम अकेला रीअब्जॉर्ब नहीं होता है नेफ्रॉन में से, यूरिन में से, तो यूरिन उसके साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है. वाटर का रीअब्जॉर्ब होने की वजह से वाटर की ब्लड में लेवल बढ़ती है और उसके वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. यूरिन कम होता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है. यदि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा.
पंपिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो पंपिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। पंपिंग ज़्यादा होगा तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बट यदि डाइट में हमारे खाने में नमक कम है, सोडियम कम है, तो किडनी कम सोडियम को रिएब्जॉर्ब करेगी, मतलब वाटर रिएब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और यदि ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ता है तो हार्ट का पंपिंग भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में हेल्प होगी। तो ये रीज़न है सोडियम इनटेक कम करने का, ठीक है। तो ये हमें फार्मेकोलॉजी में भी डिटेल में आएगा, फार्मेकोलॉजी में मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको डिटेल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चॉइस ड्रग्स टू ट्रीट हाइपरटेंशन आर। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने का फर्स्ट चॉइस ड्रग, ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी मिथाइल डोपा, ऑप्शन सी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड ऑप्शन डी अल्डोस्टेरॉन एगोनिस्ट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। Next, hypertension in pregnancy can be treated with enalapril, option B spironolactone, option C methyl dopa, option D losartan. सी। सी ऑप्शन। Yes, C methyl dopa. Methyl dopa is used to treat pregnancy related hypertension. अभी जो मिथाइल डोपा है इसका मैकेनिज्म कैसा है, तो ये मिथाइल डोपा जो है ये सीएनएस में ब्रेन में जाकर के मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन या मिथाइल नॉरएड्रेनालिन में कन्वर्ट होता है और वो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होने की वजह से इट डिक्रीजेस द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन और उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। तो ये सीएनएस एक्टिंग ब्लड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। मिथाइल डोपा क्या है, सीएनएस एक्टिव, मतलब वो ब्रेन पे सीएनएस में एक्ट करता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ठीक है, मिथाइल डोपा। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने इतने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अभी हमारे पास में 10 मिनट्स का समय है क्योंकि हम एक जनरल डिस्कशन के लिए देने वाले हैं। तो जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है ये रिमेनिंग एमसीक्यूज हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।